नमस्कार। आज हम स्टीवन किंग की एक ऐसी नॉवेल की तह तक जा रहे हैं जिसे कई लोग उनकी सबसे परेशान करने वाली और शायद सबसे डरावनी किताब मानते हैं, पेट सेमेटरी। हाँ, पेट सेमेटरी। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इस कहानी के प्लॉट, इसके किरदारों के भयानक सफर और उन गहरे सवालों को कुरेदते हैं जो ये उठाती है। बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों की मदद से समझें कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार और भयानक बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ ऊपरी तौर पर डराने वाली नहीं है। मतलब स्रोत भी यही बताते हैं कि किंग यहाँ डर के साथ साथ दुख, सदमा और इंसान के मन की उन गहराइयों को टटोलते हैं जहां तर्क काम करना बंद कर देता है। हाँ, खासकर अपनों को खोने का दर्द इंसान को किस हद तक ले जा सकता है, ये इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। रीड परिवार, डॉक्टर लुइस, पत्नी रेचल, बेटी एली और नन्हा बेटा गेज वो शहर की भागदौड़ से दूर मेन के शांत ग्रामीण इलाके लडलो में एक नए घर में आते हैं, एक नई अच्छी शुरुआत की उम्मीद लेकर। हाँ बिल्कुल, एक नई शुरुआत, लेकिन यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू होती हैं। उनके घर के पीछे एक रास्ता जाता है जो एक पुराने थोड़े उपेक्षित से कब्रिस्तान तक पहुंचता है, जिस पर बच्चों की टूटी फूटी लिखाई में पेट सेमेटरी लिखा है। पेट सेमेटरी, हाँ। ये वो जगह है जहां सालों से स्थानीय बच्चे अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते आए हैं। लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, असली रहस्य और खतरा इसके भी पीछे है। अच्छा। हाँ, घने जंगल में छिपी एक प्राचीन मिकमैक इंडियन कब्रगाह में। और यहीं उनकी मुलाकात होती है उनके बुजुर्ग पड़ोसी जड ग्रैंडल से, है ना? कुछ फैमिलियर से होता है जो उस इलाके के राज जानता है। हाँ, बिल्कुल। जड वो एक दिन लुइस को उस मिकमैक जमीन के बारे में बताता है कि वहां दफनाई गई चीजें वापस आ जाती हैं जिंदा होकर। हाँ, लेकिन साथ ही वो एक चेतावनी भी देता है जिसका जिक्र स्रोत बार बार करते हैं। समटाइम्स डेड इज बेटर। कभी कभी मर जाना ही बेहतर होता है। यही चेतावनी आप कह सकते हैं कहानी की नींव है। और पहली बार इसका असर तब दिखता है जब परिवार की पालतू बिल्ली चर्च एक एक्सीडेंट में मर जाती है। हाँ, वो बिल्ली। लुइस अपनी बेटी एली को दुख से बचाने के लिए जड की सलाह मान लेता है और बिल्ली को उसी खास मिकमैक कब्रिस्तान में दफना देता है। ये जानते हुए भी कि वो जगह ठीक नहीं है। हाँ, जानते हुए भी। और स्रोत बताते हैं कि बिल्ली लौट तो आती है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। कैसी हो जाती है? उसमें एक अजीब सी ठंडक होती है, सुस्ती, और कहीं ना कहीं एक छिपी हुई हिंसा। वो अब चर्च नहीं लगती, बल्कि बस कुछ और लगती है। यह महज एक बुरा संकेत नहीं, ये इस बात का सबूत है कि उस जमीन से लौटती चीज में से उसकी आत्मा या जो भी उसका सार था वो गायब हो चुका है। अरे बाप रे, ये बिल्ली वाला वाकया ही काफी परेशान करने वाला है। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, कहानी का दिल दहला देने वाला मोड़ तो तब आता है जब गेज के साथ हादसा होता है। हाँ, एक भयानक हादसे में लुइस का छोटा बेटा गेज मारा जाता है। एक तेज रफ्तार ट्रक उसे कुचल देता है। ये घटना लुइस और रेचल को मतलब पूरी तरह से तोड़ देती है। बिल्कुल। स्रोतों में इस पल के भावनात्मक बोझ का जिक्र बहुत गहराई से किया गया है। ये वो बिंदु है जहां कहानी सिर्फ डरावनी नहीं रहती, बल्कि बेहद दर्दनाक हो जाती है। हाँ। और यही लुइस का दुख उसे एक भयानक फैसले की ओर ले जाता है। अपने बेटे को खोने का दर्द इतना ज्यादा होता है कि लुइस सारी चेतावनियों को, मतलब जुड की बातें, बिल्ली का वो बदला हुआ बर्ताव, सबको नजरअंदाज कर देता हाँ, है। सब कुछ। वो गैस के शरीर को कब्र से निकालकर उसी मिकमैक कब्रिस्तान में दफना देता है। ये एक पिता की क्या कहेंगे, हताशा का चरम है। जैसा स्रोत बताते हैं, तर्क पर दुख पूरी तरह हावी हो जाता है। पूरी तरह। और परिणाम, गैस वापस आ जाता है। हाँ, लेकिन वो लुइस का प्यारा बेटा नहीं होता। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि लौटा हुआ गैस सिर्फ शारीरिक रूप से गैस जैसा दिखता है, पर अंदर से वो एक खाली खोल है जिसमें कोई बुरी पुरानी आत्मा या शायद उस जगह की ही शक्ति बस गई है। ओह गॉड! उसकी मासूमियत जा चुकी है, उसकी जगह क्रूरता और शैतानियत ने ले ली है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे गहरा शोक इंसान की सोचने समझने की शक्ति छीन सकता है। लुइस, जो खुद एक डॉक्टर है, जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझता है, वो अपने निजी दुख के आगे हार मान लेता है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ दुख का नतीजा नहीं, बल्कि मौत की सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करने का नतीजा है। बिल्कुल। ये इनकार ही उसे तबाही की तरफ ले जाता है। अच्छा, क्या स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि उस जगह की अपनी कोई शक्ति थी जो लुइस के दुख का फायदा उठा रही थी, या ये सिर्फ लुइस का पागलपन था? ये एक दिलचस्प सवाल है।
देखिए, स्रोत सीधे तौर पर जगह की इच्छा या एजेंसी के बारे में तो नहीं कहते, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि वो जमीन एक तरह की खराब जगह है, सावर ग्राउंड, जैसा जुट कहता है। हाँ। वो चीजों को गलत तरीके से लौटाती हैं, और हाँ, वो शोक और इनकार जैसी इंसानी कमजोरियों को जैसे इस्तेमाल करती है। हाँ। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि लुइस का दुख उस जगह की भयानक शक्ति के लिए एक दरवाजा खोल देता है। वो सोचता है कि वो मौत को हरा रहा है, पर असल में वो खुद को और अपने परिवार को एक ऐसे जाल में फंसा रहा है जिससे निकलना नामुमकिन है। ये एक तरह से एक क्लासिक ट्रेजेडी जैसा है, जहां हीरो का अपना ही कोई फ्लॉ या गलत फैसला उसके पतन का कारण बनता है। और इसके बाद कहानी और ज्यादा अंधेरी और हिंसक होती जाती है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। लौटा हुआ गैज पहले जड क्रैंडल को मारता है, ओह। जुड को। हाँ। फिर अपनी माँ रेचल पर हमला करता है। रेचल, जो अपने बचपन के एक ट्रॉमा की वजह से मौत से वैसे ही बहुत डरती थी, वो इस भयावह सच का सामना नहीं कर पाती और मारी जाती है। हे भगवान। और अंत में लुइस अपने बेटे रूपी शैतान को मारता है, लेकिन फिर दुख और शायद पूरी तरह पागलपन में, ये सोचते हुए कि शायद पिछली बार उसने कुछ गलती की थी, वो रेचल को भी वहीं दफना देता है। रेचल को भी? वो फिर से वही करता है? हाँ, कहानी का अंत बेहद निराशाजनक है। मतलब कोई उम्मीद नहीं छोड़ता। ये दिखाता है कि लुइस पूरी तरह उस चक्र में फंस चुका है। बिल्कुल। ये अंत दिखाता है कि लुइस ने कुछ नहीं सीखा, वो अब भी मौत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इस कहानी के इतने भयानक असर की वजह क्या है? क्यों ये इतनी परेशान करती है? स्रोत कई बातों पर जोर देते हैं। एक तो है मौत का डर। ये कहानी दिखाती है कि इंसान मौत की अंतिम सच्चाई से कितना डरता है। लेकिन क्या स्रोत ये कहते हैं कि डर सिर्फ मौत से है या कुछ और भी है इसमें? स्रोत असल में बताते हैं कि असली डर मौत से ज्यादा मौत को स्वीकार न कर पाने में है। लुइस का हर कदम मौत को नकारने की कोशिश है, और यही कोशिशें असली भयावहता को जन्म देती हैं। कहानी ये नहीं कहती कि मौत डरावनी नहीं है, बिल्कुल है, पर यह दिखाती है कि मौत के प्राकृतिक क्रम को बदलने की कोशिश के परिणाम कई ज्यादा भयानक होते हैं। ये एक तरह से प्रकृति का पलटवार है। ये बात तो है। दूसरा गहरा थीम जो स्रोत भारते हैं वो है दुख और शोक का, खासकर एक बच्चे को खोने का दर्द। हाँ। कहानी ये बहुत शक्तिशाली ढंग से दिखाती है कि ये दर्द कैसे इंसान के तर्क, नैतिकता, यहाँ तक कि जीने की इच्छा को भी खत्म कर सकता है। लुइस का अपने बेटे के लिए प्यार, वही प्यार उसे उस भयानक रास्ते पर ले जाता है। बिल्कुल, और ये शोक सीधे तौर पर तीसरे थीम से जुड़ता है, प्रकृति के साथ खिलवाड़, या कह लें जीवन मृत्यु के चक्र में दखलंदाजी। हाँ, वो मिकमैक कब्रिस्तान। बिल्कुल, वो उस दखलंदाजी का प्रतीक है। स्रोत बताते हैं कि कहानी का केंद्रीय संदेश यही है कि जीवन और मृत्यु का एक संतुलन है, और जब इंसान चाहे कितने ही अच्छे इरादे से क्यों ना हो, उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो नतीजे सिर्फ विनाशकारी होते हैं। वो लौटी हुई चीजें असल में जिंदा नहीं होती, वो बस चलती फिरती लाशें होती हैं जिनमें कुछ और ही कुछ भयानक बसा होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कहाँ इंसान को रुक जाना चाहिए। बिल्कुल, और जाहिर है इन सब गहरे विषयों के साथ किंग का ट्रेडमार्क हॉरर और सस्पेंस तो है ही। हाँ, वो तो है ही। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि किंग सिर्फ अचानक डराने वाले सीन्स, जंप स्केयर्स पर निर्भर नहीं रहते हैं। असली डर धीरे धीरे बनता है, किरदारों के मन में झांककर, उनके दुख, डर, अपराध बोध को दिखाकर। ऐसा लगता है जैसे हम उनके साथ ही उस मानसिक पतन को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, किंग माहौल बनाने में माहिर है। वो धीरे धीरे तनाव बढ़ाते हैं, एक निराशा और अनहोनी का एहसास पैदा करते हैं। आपको पता होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यही इंतजार डर को और गहरा कर देता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि किरदारों का यथार्थवादी चित्रण, लुइस का दर्द, जुड का वो बूढ़ा अनुभव, रेचल का अपना अतीत, ये सब पाठकों को कहानी से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। हाँ, जुड़ जाते हैं हम उनसे, और इसी वजह से हॉरर और भी ज्यादा व्यक्तिगत और असरदार बन जाता है। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये इंसानी दुख और लाचारी की कहानी भी है, बहुत गहरे तक। तो अगर हम स्रोतों से मिले सारे बिंदुओं को जोड़ें, तो पेट सेमेटरी का मुख्य संदेश क्या निकलता है? सार क्या है इसका? संक्षेप में कहें तो स्रोत बताते हैं कि ये कहानी एक कठोर सबक सिखाती है। वो ये कि मौत जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक नियम का सम्मान करना जरूरी है। उसे धोखा देने या उलटने की कोशिश न सिर्फ बेकार है, बल्कि विनाशकारी भी है। जैसा जूड क्रैंडल कहता है, और जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, कभी कभी मर जाना ही बेहतर होता है। शोक को झेलना, उसे स्वीकार करना, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, शायद उस रास्ते से बेहतर है जो लुइस ने चुना। अंत में तो तबाही हाथ लगी। तो ये थी हमारी चर्चा स्टीफन किंग की पेट सेमेटरी पर।
एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर नहीं पैदा करती, बल्कि दुख, इनकार और इंसानी फितरत के अंधेरे कोनों पर सोचने को मजबूर करती है। ये दिखाती है कि कैसे गहरा प्यार और नेक इरादे भी जब प्रकृति के नियमों से टकराते हैं तो भयानक नतीजे ला सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों से ही उभरता है। ये पूरी कहानी मौत के प्रति गहरे इनकार पर टिकी है ना? लुइस मौत को एक दुश्मन की तरह देखता है जिसे हराया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम दुनिया भर की दूसरी संस्कृतियों को देखें तो कई ऐसी हैं जो मौत को जीवन चक्र का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार करती हैं, उसके लिए अलग अलग रस्में निभाती हैं, पूर्वजों का सम्मान करती हैं। हाँ, ये बात तो है। तो क्या मौत को स्वीकार करने के ये तरीके लुइस के विनाशकारी इनकार की तुलना में हमें शोक से निपटने का कोई अलग, शायद कम तकलीफ देह रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।